नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट नीलेश कुमार चैनल पर मैं नीलेश आपका स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे न्यायपालिका क्या है, किस संविधान के किस भाग पे विवरण दिया है, और यह भी जानेंगे किस उल्लेख दिया है, संविधान की शक्तियां क्या है, संविधान का में जो न्यायाधीश हैं उनके वेतन भत्ता क्या है और शक्तियां क्या है, नियुक्ति कैसे होती है, सलाहकारी कैसे होती है, अभिलेख, ये सारी चीज़ें, और स्थापना गठन कब हुआ, ये सारी चीज़ें हम डिटेल से जानेंगे। तो आप वीडियो पर पूरा ध्यान से देखें। वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। अगर वीडियो पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आपको कोई भी वीडियो अगर अपलोड। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक पे। तो जैसा कि हमने टॉपिक आज कर लिया है न्यायपालिका। हमारा संविधान संघीय प्रणाली से निपुण है, लेकिन न्यायपालिका एकात्मक है। और यह भी जानेंगे कि जो न्यायपालिका है, हमारे अधिनियम जो है, भारत शासन अधिनियम 1935 से लगभग 70% उसी से समाहित है। अगर यह जानें कि संविधान का गठन कब हुआ, तो संविधान के गठन की बात करेंगे तो आर्टिकल 124 के फर्स्ट में 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की हुई। और यह जानेंगे कि मूल संविधान में न्यायाधीशों की नियुक्ति कितनी थी उस टाइम पे, तो 1+7, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और उसी में से जो 7 थे अन्य न्यायाधीश। इसी प्रकार जब 2008 में अधिनियम लाया गया और 2009 में राष्ट्रपति के द्वारा लागू कर दिया गया, तो उसमें से जो न्यायाधीशों को कुल संख्या में जो बढ़ोतरी हुई, तो 1+30 मतलब 31 न्यायाधीशों की टोटल जजों की संख्या 31। अगर ये जानेंगे कि कैसे नियुक्ति होती है, तो आर्टिकल 120 के 2 में राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय इस पर राष्ट्रपति जजों की संख्या बढ़ा सकते हैं, नियुक्ति कर सकते हैं। और यह जानेंगे कि न्यायाधीश की योग्यता क्या होती है, तो सर्वप्रथम वह भारत का कम से कम किसी भी हाई कोर्ट में तक कार्य किया हो, या किसी हाई कोर्ट में 10 साल तक वकालत की हो। अगर इनमें से भी कोई योग्यता नहीं रखता, कंपलसरी है भारत का नागरिक तो होना चाहिए। अगर इन दो में से अगर कोई नहीं है, तो एक चीज और इसमें हुआ है, कानून का, विधि का पूरा ज्ञान रखता हो, तो इस प्रकार से नियुक्ति होती है और उसकी योग्यताएं होती हैं। अगर कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक, इसमें जब तक 65 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं होती तब कार्यकाल में अपने, लेकिन अगर उससे पहले उसे अगर अपना पद से इस्तीफा चाहता तो त्याग पत्र राष्ट्रपति को देगा, जिससे वह अपने पद को से मुक्त हो जाएगा। लेकिन अगर उससे पहले भी अगर किसी भी न्यायाधीश पर कदाचार जैसे आरोप लगते हैं, वह संसद के द्वारा लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी यह अध्यादेश लाया जा सकता है हटाने की प्रक्रिया को, लोकसभा या राज्यसभा। अगर लोकसभा में आता है तो कम से कम वहाँ जो सदस्यों की संख्या है, तो 100 सदस्यों के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर होना चाहिए,
अगर 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होना चाहिए। इसके बाद दोनों में 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। इसके बाद अगर राष्ट्रपति को लगता है तो राष्ट्रपति के द्वारा न्यायाधीश को हटाया जाएगा। यह सारी प्रोसेस के बाद, लेकिन कहीं भी लोग जैसे न्यायाधीश को हटाने के लिए शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन यह कहीं ना कहीं महाभियोग जैसे ही प्रक्रिया प्रोसेस है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रोसेस है। अब यह जानेंगे कि जो न्यायाधीश है उसके पास 129 के आर्टिकल के तहत अधिकार है कि अगर उस मामले के तहत कोई भी अगर मामला आता है और उसके तहत पहले कोई अगर मामला सुनाया गया है उससे मिलता जुलता, तो उसके पास यह अधिकार है कि उस मामले को, उस कानून को देखते हुए इस मामले न्याय सुना सकता है। आर्टिकल 129 के तहत दिया है अभिलेख का। यही अगर 127 में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, इसमें कह सकते तदर्थ न्यायाधीश कोरम या तदर्थ न्यायाधीश एडहॉक जो जजों को बुलाया जाता है 7 के तहत, सर्वोच्च न्यायालय में अगर जजों की संख्या कम है तो वह किसी भी हाई कोर्ट से न्यायालय को, किसी भी हाई कोर्ट के न्यायालय से जजों को निमंत्रण कर सकता है। आर्टिकल 127 से एडहॉक की प्रोसेस है वह अपना कोरम पूरा करने के लिए। और यही देखा जाए अगर तो सेवानिवृत्ति आर्टिकल 128 के तहत अगर कोई न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो गया है और सर्वोच्च न्यायालय को जरूरत हो तो दोबारा से उसको सेवानिवृत्त न्यायाधीश को लघु समय के लिए अपॉइंट कर सकता है। और इसी प्रकार आर्टिकल 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को चीफ जुडिशरी ऑफ इंडिया को यह अधिकार है कि वह राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है। आर्टिकल 143 बाध्यकारी नहीं है, उनके अगर मन में है और चाहे तो ना माने, बाध्यकारी नहीं है। लेकिन आर्टिकल 143 के तहत मुख्य न्यायाधीश सलाह दे सकता है राष्ट्रपति को किसी भी कार्य के लिए। नुकताएं हमने देख ली कि बात करेंगे कि शपथ राष्ट्रपति के समक्ष मुख्य न्यायाधीश शपथ लेता है। आर्टिकल 124(6) के तहत अगर सर्वोच्च शक्ति की बात करें, सर्वोच्च न्यायालय के पास कुछ महत्वपूर्ण शक्तियां हैं जिसमें मूल अधिकारिता को हम 3 प्रकार से बांट सकते हैं। आर्टिकल 131 के तहत दिया हुआ है, जिसमें से राज्य और भारत देश के बीच में जो विवाद है उसका निपटारा, यह कुछ राज्यों का समूह या भारत के बीच का विवाद या कुछ राज्य प्लस भारत, उसका निपटारा करने का भी सर्वोच्च न्यायालय के पास। वही आर्टिकल 262 में नदी जल विवाद को भी किसी राज्यों के बीच में अगर है तो उसका भी निपटारा सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। अपीलीय अधिकार बिंदुओं, कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों पर अगर किसी को डिस्ट्रिक्ट न्यायालय पर
न्याय नहीं मिल रहा है, सेटिस्फाई नहीं है, तो हाई कोर्ट में अपील जारी कर सकता है। अगर वह हाई कोर्ट से भी संतुष्ट नहीं है तो वह सुप्रीम कोर्ट में भी अपील दायर कर सकता है। ये अपीली अधिकार कहीं न कहीं से सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम, हाई कोर्ट, जिस प्रकार से त्रिकोणीय आप देख सकते हैं, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, इसके बाद हाई कोर्ट और इसके बाद अगर यहां किसी को सेटिस्फाई नहीं है तो हाई कोर्ट में अपील ही कर सकता है। अगर यहां भी सेटिस्फाई नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में कर सकता है। और अन्य शक्तियों के बारे में अगर बात की जाए तो यह संविधान का व्याख्याता है। यह संविधान का, इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाई जाती है, किस प्रकार से जजों की नियुक्ति की जाती है, क्या योग्यता है, क्या कार्यकाल है, सारी चीज हमने देखी है। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको पूर्णतः समझ में आई होगी। आशा करता हूँ वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि आप तक कोई भी नोटिफिकेशन, ये बताना ना भूलें आपको नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।